इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए जो कि मून मिशन प्लान कर रहे थे। वह अपने स्पेसक्राफ्ट को किसी भी तरीके से मून पर लैंड कराना चाहते थे जिससे वहां की रिसर्च की जा सके। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सारी चीजें अच्छे से प्लान करके रखी थी और वो अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च भी करने जा रहे थे। अब उन सभी का स्पेसक्राफ्ट डिसाइड किए गए ट्रेजेक्टरी पाथ को फॉलो करते हुए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा के दूर जाने लगता है। सभी को यही लग रहा था कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी से हो जाएंगी और उनका भी नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी में ऊपर आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये हो गई कि स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स में कुछ खराबी आने लगी। ये खराबी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां का टेम्परेचर बढ़ चुका था और वो पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने पर अपने आप ही ब्लास्ट हो गई। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद जितने भी एस्ट्रोनॉट थे उनका कम्युनिकेशन पृथ्वी वालों से टूट चुका था। अब तो कमांड सेंटर में जितने भी लोग थे उन्हें ये भी नहीं पता होता कि एस्ट्रोनॉट जिंदा भी हैं कि नहीं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी उनका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तो वो समझने लगे कि एस्ट्रोनॉट मारे जा चुके हैं, यानी उनका ये मून मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था। अब इस अनसक्सेसफुल मिशन का दुख पूरे देश को होता है। सिटीजन्स को कुछ टाइम लगेगा ये पूरे मिशन को भुलाने के लिए, लेकिन हमें पता चला कि एक साल के अंदर ही स्पेस एक्सप्लोरेशन वाली वो कंपनी एक दूसरा मून मिशन प्लान कर रही है, यानी कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना मून मिशन कंप्लीट करके रहेंगे। अब वो सारी गलतियां सुधार ली जाती हैं जो उन्होंने प्रीवियस मिशन में की थी। इस मून मिशन में जाने के लिए उन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना था। एक का नाम हुआंग, दूसरे का नाम ली तो तीसरे का चैंग होता है। तीनों अपने अपने काम में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्हें बहुत ही हार्डकोर ट्रेनिंग दी जाने लगी जिससे कि वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी सरवाइव कर पाएंगे। इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की अलग अलग स्टोरी थी जो इन्हें मोटिवेट करती है इस मिशन में शामिल होने के लिए। हुआंग तो फादर बनने वाला था जिसने डिसाइड किया कि वो मून पर जाकर अच्छी तरीके से लैंडिंग करेगा और वहां से अपने बच्चे की जन्म होने की खुशी मनाएगा। वहीं चैंग ने अभी अभी शादी की होती है, यानी कि वो न्यूली मैरिड था और मून मिशन कंप्लीट करके आने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे पल गुजारेगा। लेकिन ली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि पिछला मून मिशन जो पूरी तरीके से फेल हो चुका था उसके अंदर उसके फादर मौजूद थे, यानी कि ली के ऊपर जिम्मेदारी अब थोड़ी ज्यादा है कि वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। तीनों को बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई और अब कुछ समय के अंदर एजेंसी रेडी हो जाती है उन्हें मून पर लॉन्च करने के लिए। तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठ गए थे। अब यहाँ काउंटडाउन और पेलोड्स के सारे प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद उन्हें लॉन्च कर दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर की तरफ। स्पेसक्राफ्ट तो पूरी ट्रेजेक्टरी पकड़ते हुए आगे निकल रहा था। सारी चीजें एकदम नॉर्मल होती हैं और वो पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचने ही वाला होता है। लेकिन अचानक उनकी टीम को पता चला कि स्पेसक्राफ्ट को सोलर फ्लेयर्स का झटका लगा है। ये झटका इतना ज्यादा तेज था कि उनका कम्युनिकेशन ही टूट गया, यानी कि कमांड सेंटर पे अब उन्हें कोई नहीं गाइड कर पाएगा कि आगे क्या करना है। सभी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा डर गए और वो कोशिश कर रहे थे कि कनेक्शन रीएस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि स्पेसशिप के कई सिस्टम्स खराब हो चुके हैं, यानी कमांड सेंटर वाले इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सभी बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और वहाँ अंतरिक्ष में हमें उनका स्पेसक्राफ्ट दिखाया जाता है जो डैमेज हुआ था। हुआंग और चैंग बाहर निकलते हैं और वहाँ की मरम्मत करने लग जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंदर कई सारे मेजर फॉल्ट्स आए थे जिसे कि हुआंग गाइड करते हुए चैंग के साथ ठीक कर रहा था। उन्हें कनेक्शन एंटीना भी ठीक करना होगा जिससे कि वो कमांड सेंटर पर कनेक्ट कर पाए। ली तो स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहकर उन्हें गाइड कर रहा होता है कि फॉल्ट्स कहाँ पर हुए हैं। अब अचानक जैसे ही चैंग ने एक सर्किट को ओपन किया तो उसे पता चलता है कि फ्यूल का पाइप टूट चुका है, यानी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लीकेज है। और सर्किट बोर्ड ओपन करने पर ये फ्यूल किसी अजीब तरीके के हीटेबल मोमेंट के कांटेक्ट में आ गए और अब अचानक स्पेसक्राफ्ट के उस भाग में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के अंदर चैंग बुरी तरीके से मारा गया था। उसकी तो बॉडी भी बहुत बुरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। ये बातें हुआंग और ली को भी पता चलती हैं, लेकिन अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। हुआंग को भी इस धमाके में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो समझ चुका था कि वो बच नहीं पाएगा। हुआंग ने तो इससे पहले बड़ी मुश्किल से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया था, जिससे अब कमांड सेंटर पर मौजूद सभी वैज्ञानिक कुछ नजर देख पा रहे होते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अब इन सारे पिक्चर्स को अच्छी तरीके से देखने के बाद उन्हें भी पता चल चुका था कि चैंग मारा गया। स्पेसक्राफ्ट पर हाल ही में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। हुआंग अब ली से कहता है कि उसे बचाने का कोई फायदा नहीं, उसने कनेक्शंस ठीक कर दिए हैं जिससे वो कमांड सेंटर से कनेक्ट कर सकता है। लेकिन ली यहाँ हुआंग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ जाए। उनके पास जितने मेडिसिन के बॉक्सेस हैं वो उसे यूज करेंगे तुम्हें ठीक करने के लिए। लेकिन शायद हुआंग ने अपना मन बना लिया था। वो तो अब अपने सेफ्टी रोप को निकाल देता है और दूर कहीं स्पेस में चला जाता है, यानी कि दूर स्पेस में जाना मतलब मौत को चेतावनी देना।
ली ने तो एक साथ ही अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। अब यहाँ पर ली चुपचाप स्पेसक्राफ्ट में आकर बैठ जाता है और अपने कमांड सेंटर से आए हुए कमांड्स को फॉलो करने लगता है। वहाँ पृथ्वी पर मौजूद सेंटर पर सभी वैज्ञानिक एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए। तब तक वो ली को समझा रहे थे कि तुम कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। ली एकदम सदमे में था कि वो अब क्या करे। उसे ये मिशन अपने दोस्तों के लिए कंप्लीट करना ही होगा और ऐसा हुआंग भी चाहता था। वो अपने देश का नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज में आगे लेकर जाना चाहते थे, तो इसीलिए ली हिम्मत करता है और कमांड लेकर आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। कमांड सेंटर वाले तो लगातार ली को यही इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि जब तक वो कोई आगे की डिसीजन न ले वो स्पेस क्राफ्ट में ही रहे। अब सभी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि आगे क्या किया जाए उसे रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन अब इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के बाद उन्हें एक ही नाम का आदमी याद आ रहा था जो कि प्रीवियस मिशन का हेड हुआ करता था। उसका नाम किम होता है, जिसे अब तुरंत ही एजेंसी में बुलाया गया। दरअसल बात ये थी कि प्रीवियस मून मिशन जो बुरी तरीके से फेल हो गया था उसे लीड करने का काम किम ने ही किया था। तो कई लोग ये मानते थे कि किम की वजह से ही वो मिशन फेल हुआ होता है और उस मोमेंट के बाद किम ने तो स्पेस एजेंसी ही छोड़ दी थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए उन्होंने किम को वहां पर बुला लिया, क्योंकि एटलीस्ट किम को वो कॉम्प्लेक्सिटी पता है जिस तरीके से इस सिचुएशन में ली फंसा हुआ है। हालांकि शुरुआत में किम ने ये मिशन करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसे पता चला कि ली उस एस्ट्रोनॉट का बेटा है जो प्रीवियस मिशन में मारा गया था, तो वो इस बात के लिए तुरंत ही राजी हो गया। किम नहीं चाहता था कि उस एस्ट्रोनॉट का भी बेटा मारा जाए। किम ने तुरंत ही इस पूरे मिशन के स्टेटस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और अपने कंक्लूजन को सामने रख रहा होता है। अब यहाँ किम और उसके टीम को पता चलता है कि ली जिस चैम्बर में मौजूद है वहाँ का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इस सिचुएशन में किम ने ये डिसीजन लिया कि वो स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर की मदद से उसे मून की ऑर्बिट में स्थापित कर दे, जिससे होगा ये कि स्पेसक्राफ्ट एकदम अच्छे पोजीशन में आ जाएगा और वहाँ का टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। पूरे प्रोसेस को इसी तरीके से फॉलो किया जाता है और स्पेसक्राफ्ट को मून के ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। किम द्वारा बताई गई हर एक बात अच्छी तरीके से हो रही होती है। स्पेसशिप का टेम्परेचर भी अब एकदम नॉर्मल हो गया था। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ली को वहाँ से बाहर कैसे निकाला जाए। किम तो अपनी एक्स वाइफ मीना को कॉल करता है जो नासा के हेडक्वार्टर में काम करती थी। किम ने तो मीना से बोलकर नासा से मदद मांगने की कोशिश की जिससे वो उनकी स्पेस एजेंसी के एक एस्ट्रोनॉट को बचा ले, लेकिन मीना साफ मना कर देती है कि ऐसा उनकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देश की स्पेस एजेंसी के लिए नहीं करेगी, इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। उसी मोमेंट पर सभी को एक शॉकिंग बात पता चली कि ली इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है। ली तो स्पेसक्राफ्ट की तैयारी कर रहा था जिससे वो मून पर लैंडिंग कर जाए। किम और बाकी वैज्ञानिक ली को आकर समझाने लगते हैं कि तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ली ने अपना मन बना लिया था मून पर लैंडिंग करने का। वो इतनी दूर तक आकर खाली हाथ नहीं जा सकता और साथ ही साथ उसकी 2 वैज्ञानिक दोस्तों की मौत हो चुकी है, तो इसीलिए वो ये मिशन किसी भी हालत में कंप्लीट करना चाहता था। ली ने तो यहाँ किम और बाकी वैज्ञानिकों की बातें मानना भी बंद कर दिया होता है। ली ने तो अब यहाँ किम को सामने से कह दिया कि तुम्हारी वजह से ही मेरे फादर और कई एस्ट्रोनॉट्स प्रीवियस मिशन में मारे गए थे और मैं नहीं चाहता कि ये मिशन भी तुम्हारी वजह से गलत हो जाए। ली अब खुद से ही लैंडिंग की पूरी कोशिश करने लगा, जिससे वो मून के एक भाग को डिसाइड करता है कि यहीं पर लैंडिंग की जाएगी। अब धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैलने लगी। सभी न्यूज चैनल वाले ये बताने लगे कि किस तरीके से एक सिंगल एस्ट्रोनॉट अपने दम पर मून लैंडिंग करने वाला है। अब ये चीजें कितनी खतरनाक होंगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये थोड़ी देर में पता चलेगा। थोड़ी देर में किम और उसके ऑर्गेनाइजेशन वालों को एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ली अपने स्पेसक्राफ्ट को जिस मून के भाग पर लैंडिंग कराने के लिए लेकर जा रहा है वहाँ पर थोड़े समय के अंदर मीटियोर शावर होने वाला है। यानी कि अगर ली ने बहुत अच्छे से लैंडिंग कर भी ली तो वो मीटियोर से बच नहीं पाएगा। इन सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन ली को दी जा रही थी, पर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। किम तो इस मिशन के सारे वैज्ञानिकों पर इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि ये रिसर्च उन्हें पहले से करके रखनी चाहिए थी। भले ही प्रीवियस मिशन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई थी, लेकिन किम ने इन चीजों की इंश्योरिटी की होती है कि वो जिस जगह पर लैंड करेंगे वो सुरक्षित होगा कि नहीं, और अगर वो मुसीबत में पड़ जाए तो इसका सेकंड प्लान क्या होगा। इन चीजों के बारे में इस मिशन के अंदर कोई इंक्लूजन नहीं होता, यानी अब सभी जगहों से उन्हें खतरा ही होता है। ली ने अब बहुत ही अच्छे से अपने स्पेसक्राफ्ट को गाइड किया और लगातार चल पड़ा होता है मून की सरफेस की तरफ। कुछ ही समय के अंदर अंदर ली ने अच्छे से लैंड भी कर लिया था। पूरे देश के निकाय वो ब्रॉडकास्ट पर होती है जो कि एकदम लाइव हो रही थी और वो देख पा रहे थे कि ली कैसे मून की सरफेस पर लैंड कर रहा है। सेफली लैंड करने के बाद ली ने अपना कदम मून के ऊपर रखा। धीरे धीरे आगे जाकर वो अपने देश का फ्लैग होस्ट करता है और अपने दोनों एस्ट्रोनॉट दोस्तों का फ्यूनरल वहीं पर कर देता है। ली को इस पूरे मोमेंट पर प्राउड हो रहा था जिस तरीके से पूरी कंट्री के सिटीजन्स कर रहे होते हैं। कुछ समय पहले जहां कमांड सेंटर के वैज्ञानिक काफी परेशान थे, अब वो बहुत खुश हो जाते हैं।
क्योंकि इनडायरेक्टली उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है और यही उनका मेन गोल था। ली तो अब अपने सारे रूटीन फॉलो करने लगता है जिस तरीके से वो सैंपल कलेक्ट करेगा और आगे के एक्सपेरिमेंट्स करेगा। ली ने तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक रोवर ले लिया जिससे वो आगे बढ़ने लगा और एक ड्रोन पूरी तरीके से रिसर्च करके उसे रास्ते के बारे में बताएगा। यहाँ किम अपने टीम के साथ डिस्कस करता है कि लॉन्चिंग के लिए कई सारी चीजें खराब हो चुकी हैं, उन्हें जल्द से जल्द उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो वो लॉन्च नहीं कर पाएगा। किम के प्रेडिक्शन साफ थे कि ली को जल्द से जल्द एक्सपेरिमेंट करके वहां से निकलना होगा। किम के प्रेडिक्शन साफ थे कि ली को वहां से अपने एक्सपेरिमेंट करके जल्द से जल्द निकलना होगा। वहीं अब कंट्री के प्रेसिडेंट पूरी कोशिश करने लगी कि वो नासा से हेल्प मांगे, क्योंकि नासा फिलहाल के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एकदम टॉप पर था। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कोलैबोरेट करने की, जिससे कि ली को अच्छी तरीके से रेस्क्यू किया जा सके। वहीं मीना भी किम के कहने पर नासा वालों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, पर नासा के जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनका बोलना साफ था कि ली मून के जिस भाग पर लैंड हुआ है वहां पर जल्द ही मीटियोर शावर होने वाला है, और अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेजेंगे तो उनकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वो सब जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। किम और उसके बाकी लोगों ने भी ये बात कंफर्म की कि उसी जगह पर मीटियोर शावर होने वाला है, यानी कि कुछ समय के अंदर ली की जान बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है। ली को कैसे बचाया जाए किसी को नहीं समझता। वहीं ली बताए गए सारे काम कर रहा था और उसने सैंपल्स भी इकट्ठा कर लिए थे। ली को तो ये बात पता चली कि उन्हें मून के अलग अलग सरफेस से पानी के लक्षण मिले हैं, यानी कि मून के सरफेस के अंदर जमी हुई बर्फ मौजूद थी। ये उनकी कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी साबित हो सकती थी। ली ये सारे डेटा अपने हेडक्वार्टर की तरफ भेज देता है। ली मून के सरफेस पर अपनी रिसर्च लगातार कर ही रहा था, लेकिन उसे कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। वो जब ऊपर की तरफ देखता है तो कई सारे छोटे छोटे मीटेरॉइड नीचे गिरने लगे थे, यानी कि वहां पर अब मीटियोर शावर चालू हो चुका होता है, जिससे कि ली की जान बहुत खतरे में आ गई थी। ली किसी भी तरीके से उससे बचते हुए अपने रोवर की तरफ गया और वहां से लगातार आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब मीटियोर शावर इतना बुरी तरीके से हो रहा था कि हर जगह तबाही मचती जा रही थी। कमांड सेंटर वालों को भी इस बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए वो ली को गाइड कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बड़ा सा मीटेरॉइड अब मून की सरफेस से टकराया, जिससे वहां पर एक बड़ा गड्ढा बन गया था। उसी गड्ढे के अंदर ली रोवर के साथ अंदर गिर गया था। उसके बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार हो जाते हैं, इसी वजह से अब ली को उस जगह से निकलना ही होगा। कमांड सेंटर वालों ने अपना वो रोवर तुरंत ही उसके पास भेजा, जिससे कि वो ली को उस गड्ढे से बाहर निकाल सके। ली सही सलामत बाहर तो आ जाता है, लेकिन इसके आगे वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं रहा था। वहीं हमें किम अपनी टीम के साथ दिखाया गया, जिसने की अलग कोड बना लिया होता है। उन लोगों ने अपनी शिप की बची हुई सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा कर ली थी, जो इतनी काफी होती है कि वो ली को मून के सरफेस से पृथ्वी तक लेकर आ जाए। इसीलिए अब ली को कमांड दिए गए कि वो जल्द से जल्द अपने लॉन्चर में बैठे और वहां से सीधा ऑर्बिट में आ जाए। ली यही करता है और डायरेक्शन फॉलो करते हुए अपने लॉन्चर में बैठ गया। लॉन्चर तुरंत ही कमांड सेंटर से सिग्नल मिलने के कारण सीधा ऑर्बिट की तरफ जाने लगा होता है। मीटियोर शावर्स अभी भी हो रहे थे, यानी कि खतरा अभी तक टला नहीं था। ली अब किसी भी तरीके से अपने ऑर्बिटर के अंदर हैचिंग कर रहा होता है और वो धीरे धीरे इसमें कामयाब भी हो गया। अंदर जाकर उसने सारे सिग्नल प्रोवाइड किए कि वो एकदम सुरक्षित है और अब शायद कमांड देने पर वो वापस पृथ्वी की तरफ जा सकता है। ये चीजें अच्छी तरीके से हो पाती इससे पहले एक एस्टेरॉइड आकर सीधा उसके स्पेसक्राफ्ट से लग गया। उस एस्टेरॉइड की वजह से इतना डैमेज हुआ कि उसका स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने लगा। अजीब तरीके की गैसेस भी अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर निकलने लगी थी, जिससे ली बेहोश होने लगा होता है। यानी कि इस मिशन पर अब ली का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। अब सिस्टम खराब होने के कारण उसका ऑर्बिट पाथ एकदम से चेंज हो गया था, यानी कि ली का स्पेसक्राफ्ट वापस से जाकर मून की धरती पर लैंड हो जाता है। ली के सिस्टम से पूरा कनेक्शन कमांड सेंटर पर टूट चुका था। सिग्नल ना मिलने पर उन्हें यही लग रहा होता है कि अब शायद ली भी मर चुका है, क्योंकि इतने बड़े डिस्ट्रक्शन और हादसे के बाद कोई एस्ट्रोनॉट जिंदा नहीं रह सकता। सारे सिटीजन्स और न्यूज चैनल इसका मातम मना रहे थे कि अकेला बचा हुआ एक एस्ट्रोनॉट भी खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ समय बाद एक मैसेज आता है नासा के हेडक्वार्टर में। वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि ली का ही था, जो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। नासा के स्पेस सेंटर में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स ने उसका मैसेज देख लिया होता है, यानी कि ली अभी भी जिंदा है और किसी भी तरीके से वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। किम के पास भी अब वो सारी फ्रीक्वेंसीज थी जिससे वो ली से बात कर सकता था। इसीलिए अब किम उससे कनेक्ट करते हुए सारी चीजें पूछता है कि वहां की कंडीशन क्या है। ली बता रहा था कि भले ही वो अपने लैंडर के अंदर एकदम सुरक्षित है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम बची हुई है और मीटियोर शावर लगातार हो रहे हैं, यानी कि ली की जान कभी भी जा सकती है। किम अब तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे मिशन करना ही होगा ली को बचाने के लिए।
अब किम की वो फ्रेंड उस पूरे वीडियो को, जिसके अंदर ली ने रिक्वेस्ट की थी कि उसे बचा लिया जाए, उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। देखते ही देखते ली की ये पूरी वीडियो काफी वायरल हो गई और सभी लोग नासा से ये मांग करने लगे कि वो रेस्क्यू मिशन स्थापित करे। शुरुआत में नासा वाले बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सारी जनता उनके ऊपर फोर्स डालने लगी तो उन्हें अल्टीमेटली ये डिसीजन लेना ही पड़ता है कि वो ली को जाकर बचाएंगे। सीनियर मेंबर्स तो यहाँ मीना के ऊपर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसने ही ये सारी बातें उनके सामने रखी थी। लेकिन अब ये समय आपस में डिस्कस करने का नहीं बल्कि ली को रेस्क्यू करने का है, क्योंकि अगर ली नहीं बच पाया तो सारी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन सभी का स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी से विश्वास उठ जाएगा। कुछ ही समय के अंदर सभी कमांड सेंटर वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि नासा वालों ने ये कंफर्म कर दिया था कि वो उनकी मदद करेंगे। सभी को अब ये आशा होने लगी कि वो ली को बचा सकते हैं। नासा के सीनियर एम्प्लॉयज ने अपने स्पेस सेंटर में मौजूद एस्ट्रोनॉट से कनेक्ट किया और उन्हें सारी डिटेल्स प्रोवाइड किए। यानी कुछ समय के अंदर नासा के वो एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस सेंटर की मदद से उसे बचाने के लिए जाएंगे। नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने कमांड्स के अकॉर्डिंग अपने स्पेस सेंटर को मून के ऑर्बिट में स्थापित कर लिया था और अब वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब ली अपना स्पेसक्राफ्ट वहां पर लेकर आए और उनसे कनेक्ट करके अंदर आ जाए। किम और उसकी पूरी टीम ली को गाइड कर रही थी कि कैसे उसे लॉन्च करना है। ली ने यहाँ पूरी तैयारी कर ली थी और सिस्टम को चेक करते हुए उसने ऑन कर दिया लॉन्चिंग के लिए। पर यहाँ किम नोटिस करता है कि उसका एक इंजन खराब है। अगर वो इस तरीके से लॉन्च करेगा तो कई सारी खराबी आ सकती है। किम ने तुरंत ही ली को रोकने की कोशिश की पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। ली का वो लॉन्चर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मून की सरफेस पर ही बहुत ही ज्यादा लड़ने लगा। लॉन्चर की हालत अब एकदम खराब हो गई थी और वो सीधा जाकर एक गड्ढे में गिर गया। आधे से ज्यादा सिस्टम्स खराब हो चुके थे, जिससे कि वो अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट करेगा वो भी टूट चुका था। नासा के एस्ट्रोनॉट अब ज्यादा टाइम तक ऑर्बिट में नहीं रह सकते, इसीलिए उन्हें ली को बचाए बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है। मीना और बाकी सारे लोग इस बात से दुखी हो गए क्योंकि वो ली को अब नहीं बचा पाएंगे। किम और उसके पूरे कमांड सेंटर पर एकदम से शांति छा जाती है क्योंकि अब शायद ली मरने वाला है। उसके स्पेसक्राफ्ट की हालत बहुत खराब है और ऑक्सीजन भी खत्म होने की कगार पर है। ली ने तो अब जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने स्पेसक्राफ्ट के भी सिस्टम अब बंद कर दिए होते हैं जिससे वो आराम से मर जाए। अब इस मोमेंट पर ली किम और बाकी मेंबर से बातचीत कर पा रहा था। किम उसे भरोसा दिलाता है लेकिन ली कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। ली तो अब यहाँ किम और बाकी सारे मेंबर्स को अपने फादर की एक बात बताता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि उनके एक इंजन में खराबी है। यानी कि ली के फादर जो कि पिछले वाले मिशन में गए हुए होते हैं, उन्हें पहले से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मिशन को करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन अगले मोमेंट में किम ली को बताता है कि तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता। एक्चुअल बात तो ये थी कि जब वो प्रीवियस मिशन कर रहे थे और उस मिशन का हेड किम होता है, तो ली के फादर किम के पास आकर उसे बता रहे थे कि हमारे इंजन में खराबी है, यानी जब तक इंजन ठीक नहीं हो जाता तब तक उन्हें मिशन रोकना होगा। लेकिन उस समय किम बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। उसने अपने कई साल इस मिशन के ऊपर लगा दिए थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये मिशन नहीं हो। ये बात जानते हुए भी कि इंजन खराब है, किम ने उसे ग्रीन लाइट दे दी जिससे कि ये मिशन आगे बढ़ाया गया। एक तरीके से किम ने ली और सभी के सामने अपनी गलती मान ली होती है कि उसकी वजह से ही ये सारी चीजें हुई। यानी कि अगर किम उस मिशन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता तो आज ली और कई सारे एस्ट्रोनॉट जिंदा होते। पर इन सारी चीजों के बावजूद ली को अच्छा ये लग रहा था कि किम ने सच्चाई बोली। अब ली ने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जिंदा रहेगा। उसने तो अब वहां से मदद मांगी कि वो किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा ऑर्बिट की तरफ। किम तो अब तुरंत ही अपनी टीम के साथ ली की मदद करने लगा और उसे बताता है कि कैसे लॉन्च करना है। मीना भी इस बात से खुश हो जाती है कि आखिरकार ली हिम्मत नहीं हार रहा है। इस मिशन के बाद मीना को नासा से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए अब मीना अपनी जॉब की परवाह ना किए हुए सीधा रूल्स को ब्रेक करती है और नासा के स्पेस सेंटर में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट से डायरेक्टली बात करती है। मीना ने उन्हें समझा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें ली को बचाना होगा। अगर हम उसे नहीं बचा पाए तो इंसानियत की हार हो जाएगी। इसीलिए अब मीना के बोलने पर वो एस्ट्रोनॉट्स भी रेडी हो जाते हैं। यहाँ ली का स्पेसक्राफ्ट में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो ऑर्बिट तक छोड़ सके, इसीलिए अब जितनी भी एनर्जी होती है उसने इकट्ठा कर ली और लॉन्चर की मदद से फायर करते हुए सीधा अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते ली अब काफी एल्टीट्यूड पर आ चुका होता है और अब वो ऑर्बिट में पहुंचने ही वाला था, पर तभी लॉन्चर की एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए अब उसने अपने साथ सारे सामान ले लिए जो उसके मरे हुए साथियों के थे। ली तो अब सीधा एक ड्रोन के ऊपर कूद पड़ता है जो उसे डायरेक्ट करेगा, पर ड्रोन में कितनी ही पावर बची होगी। ड्रोन तो अब सीधा सही सलामत लेकर ली को सरफेस पर आ गया। नासा वाले इसीलिए नहीं उसे देख पा रहे थे क्योंकि वो मून के डार्क वाले साइड में था। ली को ये बात पता होती है तो वो उसी ड्रोन की मदद से लाइट वाले साइड में आ गया। ड्रोन भी अब पूरी तरीके से क्रैश हो चुका होता है जिससे ली को काफी डैमेज हुआ।
पर अच्छी बात तो ये थी कि ली ने अपना लोकेशन ऑन करके रखा था। हमें ऑर्बिट में नासा का वो स्पेस सेंटर दिखाया जाता है जिन्होंने ली की लोकेशन लोकेट कर ली थी। इस बात से अब सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए क्योंकि कुछ समय के अंदर रेस्क्यू मिशन भेजा जाता है और ली को सही सलामत नासा के स्पेस सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया था। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक खुशी की लहर घूम उठी थी। ली को अब जल्द से जल्द पृथ्वी पर लेकर आया गया और वो अपने देश का हीरो बन चुका था। उस मोमेंट के बाद कई स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करती हैं। यानी अगर एक एजेंसी खतरे में होगी तो दूसरी एजेंसी उनकी मदद करेगी ही। ली वहां आकर एक बहुत बड़ी स्पीच देता है और अपने मरे हुए एस्ट्रोनॉट साथियों को अच्छे से याद करता है। उसने अपने साथियों के कई सारे सामान ले लिए थे जो उनकी फैमिली को दे रहा था। वहीं मीना को नासा से निकालने के बजाय उसे हेड मेंबर बना दिया गया था, यानी वो इसी तरीके के आगे भी डिसीजंस ले पाए। अब यहाँ अंत में ली किम से मिल रहा था जिससे वो बहुत ही प्राउडली बात करता है। भले ही किम ने प्रीवियस मिशन में गलती की थी लेकिन ली की जान बचाने में किम का बहुत बड़ा हाथ है। ली ने ये भी डिसाइड किया कि उसे मून मिशन पर जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी एजेंसी से शेयर करेगा और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।